कार्य और ऊर्जा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके सभी अभ्यास प्रश्न हमने कर लिए हैं और कॉपी में भी नोट कर लिए हैं, अच्छे से याद कर लिए हैं, समझ लिए हैं। अभी अगर हम साथ साथ चैप्टर के साथ उसको प्रश्नों को समझना और याद करना शुरू कर देंगे ना, तो हमको एग्ज़ाम टाइम में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। उस समय हमको समझने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि समझने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, हमारे दिमाग में सुकून चाहिए होता है, तब जाके हम किसी चीज़ को अच्छी तरह समझ पाते हैं। तो अगर आप साथ साथ करते चलेंगे तो अच्छा रहेगा, अच्छी तरह से हमको याद हो जाएगा। तो अभी हम करने वाले हैं कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न कार्य और ऊर्जा से जो संबंधित हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो कि हमें मदद करेंगे बारीकियों को समझने में। कई बार हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें समझ लेते हैं लेकिन छोटी सी बात का हम जवाब नहीं दे पाते हैं, तो उन प्रश्नों को समावेशित करते हुए हम ये वाला वीडियो देखेंगे। तो एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। कार्य पढ़ा, ऊर्जा पढ़ी और तीसरा एक टर्म और पढ़ा था शक्ति, पावर। तो कार्य में हमने पढ़ा था, कार्य से दो टर्म जुड़ी हुई थी, बल और विस्थापन, ठीक है। और शक्ति के ऊर्जा के साथ दो टर्म जुड़ी हुई थी, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। दो प्रकार की ऊर्जाएं हमने पढ़ी थी, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। मैं सिर्फ आपको याद दिला रही हूँ जिससे कि आपको याद आ जाए कि हाँ ये क्योंकि टर्म होती है, क्योंकि आप लोगों के लिए वो टर्म्स नहीं है। आपने पहली बार नाम सुना होगा स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, तो इन शब्दों का दोहरान भी होना चाहिए आपके सामने और आपको भी दोहराते रहना चाहिए, जिससे कि वो हमको अच्छे से याद हो जाए, बाकी सभी शब्दों के साथ याद होते जाएं। जैसे जैसे हमारी वोकैबुलरी बढ़ती जाएगी तो उनका मतलब भी हमें याद होता जाता है। तो पहला प्रश्न हम लेते हैं। जब एक घोड़ा गाड़ी को खींचता है तो कार्य कौन कर रहा है? घोड़ा खींच रहा है गाड़ी को, तो कार्य किसके द्वारा हो रहा है? गाड़ी के द्वारा हो रहा है, पहिए के द्वारा हो रहा है। सड़क के ऊपर गाड़ी चल रही है तो क्या सड़क के द्वारा हो रहा है या घोड़े के द्वारा हो रहा है? तो ये तो बहुत सिंपल प्रश्न है कि कार्य कौन कर रहा है? कार्य घोड़ा कर रहा है, ठीक है। अगला है, जब किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगता है लेकिन वस्तु हिलती नहीं है तो बल द्वारा कितना कार्य होगा? कितना कार्य होगा? 10 न्यूटन का बल लग रहा है तो फटाफट हमारे दिमाग में आ जाता है कि 10 न्यूटन का कर रहा है तो 10 जूल का कार्य हो जाएगा या 10 न्यूटन का कार्य हो जाएगा। नहीं, जब वस्तु हिल नहीं रही है तो इसका मतलब कार्य कितना हो रहा है? कार्य शून्य हो रहा है, कोई भी कार्य वहाँ पे संपन्न नहीं हो रहा। जब तक वस्तु पे बल लग रहा है और बल के साथ साथ विस्थापन हो रहा है तभी कार्य का होना माना जाता है, ठीक है। अगला वाला प्रश्न है, किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है विस्थापन पर, लगाए गए बल पर, बल तथा विस्थापन के कोण पर, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। तो हम एक बार याद कर लेते हैं, W बराबर होता है बल और उनके बीच की दूरी। यही होता है बल का, यही होता है कार्य को जब हम ज्ञात करते हैं। तो विस्थापन ये आ गया, डिस्प्लेसमेंट लगाए गए बल पर तो बल आ गया, बल और विस्थापन के कोण पर, तो ये दोनों चीज़ें आ गई। तो बल किस पर निर्भर नहीं करता? वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता। कितना भी प्रारंभिक वेग हो, शून्य हो या फिर ज़्यादा हो, लेकिन बल और विस्थापन अगर लगाए जाएंगे तो कार्य हो सकता है। तो कार्य इन दोनों बातों पर निर्भर करता है। तो फटाफट हमने फॉर्मूला याद कर लिया और देख लिया कि वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है। एक दौड़ते घोड़े में कौन सी ऊर्जा होगी? घोड़ा दौड़ रहा है तो यानी कि गति कर रहा है, तो हम समझ सकते हैं उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, दोनों समान रूप से, या ऊष्मा ऊर्जा। उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा होगी, क्योंकि वो गति कर रहा है। यदि किसी टावर से 2 पत्थर गिराए जाते हैं तो अधिक गतिज ऊर्जा किसमें होगी? हल्के पत्थर में, भारी पत्थर में, दोनों में समान और कोई भी नहीं। किसमें अधिक गतिज ऊर्जा होगी? क्योंकि हम जानते हैं कि W बराबर F इंटू D तो होता है और F का मान किस पर निर्भर करता है? W बराबर F इंटू D तो होता है और F का मान किस पर निर्भर करता है? F बराबर mg। m क्या है? मास, द्रव्यमान। तो अगर वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा तो बल भी अधिक होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो भारी पत्थर होगा उसमें गतिज ऊर्जा अधिक होगी, ठीक है।
अगला प्रश्न है, एक टावर से एक बॉल स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है तो गिरते समय मध्य बिंदु पर कौन सी ऊर्जा होगी। एक टावर से एक बॉल गिर रही है, ऊपर से जब एक बॉल गिर रही है नीचे गिरती जा रही है तो गिरते गिरते क्या होता है, उसका त्वरण बढ़ता जाएगा। तो मध्य बिंदु पर, मिड पॉइंट पर उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, केवल गतिज ऊर्जा, केवल स्थितिज ऊर्जा, दोनों गतिज व स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा। तो कौन सी होगी उसके अंदर, दोनों गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। एक बार हम वापस रिवाइज कर लेते हैं, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जब बॉल को टावर के ऊपर लेके जाया गया, टावर कैसा होगा, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर होगा, तो जब पृथ्वी की सतह से उसको ऊंचा ले जाया गया है तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा संग्रहित हो गई, स्थितिज ऊर्जा संग्रहित हो गई। और जब बॉल को नीचे गिराया जा रहा है तो वो जो स्थितिज ऊर्जा है वो रूपांतरित होती जाएगी गतिज ऊर्जा में, है ना। और जब जैसे जैसे वो गिरती जाएगी तो इनका रूपांतरण होता जाएगा, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती जाएगी, यानी कि गिरते गिरते स्थितिज ऊर्जा कम होती जाएगी और गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। मिड पॉइंट पे ऐसी स्थिति होगी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा बराबर होगी। तो हमसे प्रश्न पूछा है मध्य बिंदु पर उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, उसमें दोनों ऊर्जा होगी। अगर टावर के ऊपर पूछा जाता तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती, सिर्फ उसमें स्थितिज ऊर्जा होती। और अगर वो गिरने के बाद जमीन पे पहुंच गई तो उस समय उसकी सारी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल चुकी होती, तो उस समय कौन सी ऊर्जा होती, गतिज ऊर्जा होती। लेकिन मिड पॉइंट में सवाल पूछा है, इसका मतलब उसमें दोनों ऊर्जा मौजूद होगी। ठीक है, बांध के पानी में कौन सी ऊर्जा है, बांध का पानी रुका हुआ है और संग्रहित हुआ है तो उसमें कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है। कोई ऊर्जा नहीं होती, विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा नहीं, इसमें कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा होती है। जब एक पिंड को स्वतंत्रता पूर्वक पृथ्वी की ओर गिरता है तो कुल ऊर्जा बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो उसकी कुल ऊर्जा क्या रहती है, स्थिर रहती है, न तो घटती है और न बढ़ती है। स्थिर कैसे रहती है, क्योंकि जो उसमें पहले से मौजूद ऊर्जा थी, कौन सी ऊर्जा थी, स्थितिज ऊर्जा, वो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती जाती है। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार हम जानते हैं ऊर्जा न तो पैदा की जाती है और न नष्ट होती है। तो ऊर्जा क्या होगी, न तो बढ़ेगी और न घटेगी, वो कैसी रहेगी, स्थिर रहेगी। अगला प्रश्न है, सौर सेल में प्रकाश ऊर्जा, जो सोलर चैनल लगे हुए हैं उनमें क्या होता है, जो प्रकाश ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है, यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, गुरुत्वीय ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो सोलर सेल में क्या होता है, वह विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। फिर हम उससे कभी CFL जलाना, ट्यूबलाइट जलाना, पंखे जलाना, इस तरह के इस्तेमाल करते हैं। एक हॉर्स पावर अश्व शक्ति बराबर होती है 1000 वॉट, 756 वॉट, 740 वॉट, 746 वॉट। तो इसका उत्तर है 746 वॉट। तो ये हमको याद कर लेना है कि एक हॉर्स पावर यानी एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है, 746 वॉट के बराबर होती है। ऋणात्मक कार्य के दौरान बल और विस्थापन के मध्य होता है, कौन सा कोण होता है, ऋणात्मक कार्य कब होता है, ऋणात्मक कार्य होता है जब माना कि एक वस्तु है, एक बक्सा है, इसके ऊपर यहाँ से बल लगाया जा रहा है और विस्थापन किस दिशा में हो रहा है, उसका विपरीत दिशा में विस्थापन हो रहा है। तो यहाँ पे उसका विस्थापन हो रहा है, तो ये कार्य माना जाता है ऋणात्मक कार्य। जैसे कि गाड़ी चल रही है तो वो आगे की तरफ बढ़ रही है, और जैसे ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक तो लग रहे हैं आगे की तरफ और गाड़ी चल रही है पीछे की तरफ, मतलब ब्रेक तो रोकने के लिए लगा रहे हैं और गाड़ी आगे की तरफ चल रही है। तो इस तरह के कार्य को माना जाता है ऋणात्मक कार्य। तो उसमें किस तरह का कोण हो गया, 180 डिग्री का कोण हो गया। तो ऋणात्मक कार्य में बल और विस्थापन के बीच में 180 डिग्री का कोण होता है। एक पत्थर जिसका द्रव्यमान m है, h ऊंचाई से गिर रहा है, गिरते समय हर बिंदु पर ऊर्जा किस गणितीय रूप में संरक्षित रहेगी, ऊर्जा किस में संग्रहित रहेगी, किस रूप में संग्रहित रहेगी। तो हमने पहले समझा था कि जब पत्थर को h ऊंचाई पर ले जाया जाएगा तो उस समय उसके अंदर होगी स्थितिज ऊर्जा यानी कि mgh।
ठीक है। और जब वो गिर रही है, गिरते ज़मीन पर पहुंच जाएगी, तब उसके अंदर होगी ये गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। लेकिन हमसे क्या पूछा है, गिरते समय हर बिंदु पर कौन सी ऊर्जा होगी, उसमें दोनों ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा भी होगी और गतिज ऊर्जा भी होगी। उनमें कन्वर्जन चल रहा होगा, वो बदलती जा रही होगी, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा बदलती जा रही होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी वाला, जिसमें mgh प्लस 1/2 mv² दोनों ऊर्जा मौजूद होगी। अगला सवाल है, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य ऋणात्मक क्यों होता है? गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य ऋणात्मक क्यों होता है? क्योंकि वह उनके जो बल लग रहा है वो दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है, क्योंकि बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत होता है, इसलिए जो कार्य होता है उसको ऋणात्मक माना जाता है। किस कारण से वस्तु की गतिज ऊर्जा में ज़्यादा परिवर्तन आएगा, उसके द्रव्यमान के बदलने पर या उसके वेग में बदलने पर? किसकी ऊर्जा में? वस्तु की गतिज ऊर्जा में। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र हम फटाफट याद कर लो, 1/2 mv², ये है काइनेटिक एनर्जी। तो यानी कि गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान पर निर्भर कर रही है और वेग के वर्ग पर निर्भर कर रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर वेग 2 गुना बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाएगी, है ना। लेकिन द्रव्यमान अगर दुगुना होगा तो गतिज ऊर्जा भी सिर्फ दुगुनी होगी। इसका मतलब ज़्यादा फर्क कैसे आएगा, जब उसका वेग बढ़ेगा, वेग को बदल देंगे तो ज़्यादा फर्क आएगा। ठीक है, तो ये लिख देंगे हम, वेग के बदलने पर गतिज ऊर्जा में ज़्यादा बदलाव होगा, क्योंकि 1/2 mv² ई का मान ये होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सभी सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। ये भी आपने अच्छी तरह से याद कर लो, इनके कारणों को भी समझ लो। तो आप ये चैप्टर अच्छे से याद कर लीजिए। अगले चैप्टर में मिलेंगे ध्वनि के साथ। थैंक यू।